नमस्कार दोस्तों, हमारी अटैचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जियोग्राफी की क्लास का टाइम हो गया है। एक बार आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें सभी को। प्रदीप सियाल हेलो, एक बार सभी को बता दें कि आज थोड़ी क्लास अपन ने जल्दी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी छुट्टी थी तो मैं सोचा जल्दी कर देते हैं स्टार्ट। डे ऑफ था आज मेरा भी। दिनेश कुमार बैरवा, योगिता शेयर करो, एक बार सभी को शेयर कर दो आप। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था, और थोड़ा बहुत जो है अपन ने कल राजस्थान की विश्व में स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति और जो आपकी भारत में जो स्थिति थी वो अपन ने देख ली। आज अपन देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में अपन जानने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार आप शेयर कर दें सभी को, ताकि सभी बच्चों के पास सूचना पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो देखो आगे, अब अपन सबसे पहले मैं राजस्थान का डायग्राम बनाना चाहता हूं। राजस्थान का अगर आप आकृति देखोगे, मैं आगे लिखाऊंगा आपको, विषम चतुर्भुजीय आकृति या पतंग नुमा आकृति होती है। तो उस प्रकार की कुछ आकृति बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने। राजस्थान की कुछ इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, ये राजस्थान का उत्तरी भाग होता है, ये राजस्थान का दक्षिणी और ये पूर्व वाला भाग, और ये आपका जो है पश्चिमी भाग होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अपने को जानना है कि राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति क्या है। तो ग्लोब के अंदर देखो, तो आपको ग्लोब के अंदर, अगर ग्लोब के अंदर आपने कल देखा है, क्लास आपने ली है, तो ग्लोब के अंदर मैंने राजस्थान की स्थिति क्या बताई थी? उत्तरी पूर्वी बताई थी। कैसी बताई थी? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी अक्षांश में था, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। ठीक है, राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित था। मैं इसको अगर ग्लोब बनाऊं, तो ग्लोब के अंदर यहां पर जो रेखा आएगी वो आपकी 23.5 डिग्री रेखा आएगी, और इसके नीचे जो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी। अगर मैं गोल ग्लोब के अंदर उसकी स्थिति बनाता हूं, तो राजस्थान के अंदर इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको कौन सी रेखा मिलेगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। ठीक है, और उसके नीचे आपको मिलेगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी मिलेगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास ही स्थित होता है। कर्क रेखा के पास में स्थित होता है, और कर्क रेखा के सबसे पास वाले भाग में राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ये सबसे नजदीक जो है वो कर्क रेखा के पास स्थित रहता है। ठीक है, आप देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान निम्न में से कौन सी रेखा के एकदम नजदीक स्थित होता है, तो आप देखिए कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर, कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर जो है आपका राजस्थान स्थित पाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कर्क रेखा, थोड़ी सी मैं डायग्राम सही नहीं बना, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, एक बार मैं, ये आप दक्षिण रखिए, कर्क रेखा की पोजीशन जो है वो सही नहीं बनी। ये आपका जिला है बांसवाड़ा, और यहां पर जो आपका जिला है वो है आपका डूंगरपुर, और इधर आपका उदयपुर, और इधर आपका
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो एक मिनट दोबारा आप इसकी स्थिति देखना, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है। कर्क रेखा की, कर्क रेखा की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है। वो डायग्राम सही नहीं बना था, एक बार करेक्शन कर ले। कर्क रेखा जो है ये डूंगरपुर जो जिला है उसके दक्षिणतम भाग को टच करती है, जबकि बांसवाड़ा जिला जो है उसके मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा वो डायग्राम सही नहीं बना था, उसको आप सुधार लें। तो क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान कौन सी रेखा के पास स्थित है? कर्क रेखा के ऊपर रखा हुआ है। पूरा राजस्थान आप देखोगे तो सिर्फ बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रहा है और पूरा का पूरा राजस्थान कर्क रेखा के ऊपर की ओर अर्थात उत्तरी अक्षांश की ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थित होता है, अर्थात उत्तर की ओर स्थित होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये चीज समझ में आई नहीं आई कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से होकर गुजरती है? तो आप हमेशा आंसर दोगे कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिला, ये कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला। और डूंगरपुर जिला का ये कौन सा भाग है? दक्षिण भाग है। तो डूंगरपुर जिला के दक्षिण भाग को टच करते हुए तथा बांसवाड़ा के मध्य में से गुजरती है। तो आप याद रखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर के दक्षिण भाग को छूते हुए वह बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों को टच करती है और कितने जिलों के संपर्क में रहती है? तो आपका आंसर जाएगा 2 जिलों को। कौन कौन सा जिला? एक जिला आपका डूंगरपुर होता है और दूसरा जिला आपका बांसवाड़ा होता है। फिर उनकी टच करने की पोजीशन भी पूछता है कि डूंगरपुर जिले को सिर्फ दक्षिण वाले भाग पर छूती है, टच करती है, और राजस्थान के कौन से जिले में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, मध्य में से गुजरती है? तो आपका आंसर आएगा बांसवाड़ा। तो ये पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। ये पॉइंट अगर आपको, हाँ चीखली गांव, जो गांव के बारे में पूछे, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन उठते हैं, कर्क रेखा को लेते हुए यहां से क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप खुद जवाब दीजिए, थोड़ा समय आपको बता देता हूं। यहां पर आपका जो है गंगानगर है, यहां पर आपका गंगानगर है और इधर की साइड में आपका जो है हनुमानगढ़ है। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। तो मेरा क्वेश्चन सुनिए इस डायग्राम को देखते हुए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का, आपको जवाब देना है, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक होता है? राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक होता है? आंसर दें, डायग्राम को देखें, कर्क रेखा की स्थिति देखें और आंसर दें। आंसर क्या है? पिंटू क्या आंसर दिया है? कौन सी जिला राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक, सबसे समीपस्थ, सबसे पास में स्थित होता है? चौधरी का आंसर आया बांसवाड़ा। आप देख लो डूंगरपुर कैसे आएगा, बांसवाड़ा के तो एकदम बीच में से गुजर रही है। बांसवाड़ा को तो आप जो है वो अंदर से गुजर रही है, तो फिर डूंगरपुर कैसे होगा प्रदीप? डूंगरपुर तो बांसवाड़ा के बाद में दूसरा सबसे नजदीक जिला हो सकता है। सबसे पहला जिला जो है वो आपका बांसवाड़ा ही होगा, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर तो कर्क रेखा है, तो इससे नजदीक तो कुछ हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि कर्क रेखा से राजस्थान का कौन सा जिला सबसे दूर स्थित है?
सबसे दूर स्थित है? सबसे दूर स्थित राजस्थान का कौन सा जिला है? डायग्राम देखें और डायग्राम को देखकर बताएं। राजस्थान का कौन सा जिला? बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। गंगानगर जिला जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने कई बार कर्क रेखा को लेकर आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि कर्क रेखा के कौन सी दिशा के अंदर राजस्थान स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तरी भाग की ओर, कर्क रेखा से ऊपरी रखा हुआ ना पूरा राजस्थान, ऊपर की ओर रखा हुआ है, तो उत्तरी भाग में स्थित होता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले कर्क रेखा को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर करते हैं। और कौन सा जिला ऐसा है जिसके बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो अपना बांसवाड़ा जिला है। और कौन सा जिला है जिसको दक्षिण से कर्क रेखा टच करती है, स्पर्श करती है? तो डूंगरपुर जाएगा। राजस्थान का सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक वाला जिला जो है आपका बांसवाड़ा है, और सबसे दूर वाला जिला जो है वो आपका गंगानगर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? ये आ गई समझ में आते ही हाँ बोलो तो आगे बढ़ते प्रदीप श्याम। ठीक है, अब अगला मेरा क्वेश्चन करिए आप। एक क्वेश्चन रखता हूं मैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। मेरा क्वेश्चन है डूंगरपुर, ध्यान से सुनिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर, यानी कि गंगानगर ही लिख देता हूं, श्री आप समझ आना, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ व नागौर जिले को, नागौर जिले को कर्क रेखा, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के नजदीकी दूरी के आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। नजदीकी नहीं छोड़कर अब मैं डायरेक्ट दूरी लिख देता हूं, फिर आप सारे समझ जाओगे। नागौर जिले की कर्क रेखा से, कर्क रेखा से दूरी के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। चलो ये क्वेश्चन मेरे को आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करके आप मेरे को बताएं। BDNAHG, बिल्कुल सही आंसर दिया है पिंटू ने। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात दूरी बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले कम दूरी वाला रखेंगे और सबसे लास्ट वाला जो है अधिक दूरी वाला रखेंगे। तो कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक होगा, बिल्कुल नागौर गलत है, नागौर बीच में आता है। चौधरी थोड़ा आप समझिए क्वेश्चन को। आरोही क्रम का मैंने मतलब ये पूछा है कि जो जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक होगा उसकी दूरी कम होगी, और वह जिला जो कर्क रेखा से जितना दूर स्थित होगा उसकी दूरी कर्क रेखा से उतनी ही अधिक होगी। और आरोही क्रम का मतलब भी यही है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे? पहले सबसे कम दूरी, जिसकी कर्क रेखा से सबसे कम दूरी है, उस जिले को पहले लिखना है, और जिसकी दूरी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उस जिले को सबसे अंतिम में लिखना है। तो सबसे कम दूरी वाला जिला तो कौन सा है? बांसवाड़ा है, क्योंकि बांसवाड़ा के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे कम दूरी वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। आपके ऐसे दो क्रम आते हैं, एक आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं आरोही, और अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता, और इसका मतलब होता है घटता। तो बढ़ती चीज कैसे होगी?
पहले आप कम रखोगे, फिर उससे ज्यादा 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 ऐसे। जबकि अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ, अर्थात पहले अधिक मात्रा को पहले रखोगे, फिर आप उसको कम करते हुए आगे की तरफ बढ़ोगे। तो इसमें सबसे कम दूरी वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। उससे ज्यादा फिर दूरी डूंगरपुर की है। और बाद में आपका नागौर जो है वो बीच में से आता है, तो नागौर रखेंगे। और उसके बाद में आपका जो है हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़। और सबसे ज्यादा दूरी है वो आपकी आ जाएगी गंगानगर की। तो ये आपका जो है कौन सा ऑर्डर है? आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम की बात करते तो इसका उल्टा जो है अवरोही क्रम हो जाता। ये बताओ इसमें कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताए, नहीं है तो अपना आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो चलो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अपन ने कर्क रेखा से संबंधित जो क्वेश्चन थे राजस्थान के, वो अपन ने कर लिए। आपको कैसे भी आरोही अवरोही कोई भी क्रम पूछे आप आराम से जवाब दे सकते हो। फिर मैं एक बार राजस्थान का डायग्राम आपके सामने रखता हूं। आकृति भी मैं आपको लिखा दूंगा। ये आकृति जो है वो कैसी आकृति है? विषम चतुर्भुजीय आकृति होती है। ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये इसका पश्चिम भाग है, और ये इसका पूर्वी भाग है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अक्षांश की बात करता हूं कि राजस्थान जो है कौन कौन सी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है? तो अक्षांश रेखाएं अपन इस तरह से खींचते हैं। एक अक्षांश रेखा ये हो गई और एक अक्षांश रेखा आपकी ये हो गई। इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य जितना भी डिस्टेंस होगा उतनी डिस्टेंस या उतनी अक्षांश रेखाओं के अंदर राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो इन अक्षांश रेखाओं की स्थिति जानना भी जरूरी है। राजस्थान के उत्तरी भाग में सबसे उत्तरोत्तर बिंदु जो है वो कौन सा है? कोणा गांव है। कौन सा है? कोणा गांव, जो कौन से जिले का है? गंगानगर जिले का। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो एक गांव है, बोरकुंड गांव। दक्षिण में तो आपको पता ही है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। बोरकुंड कौन से जिले का होगा? बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा जिले का हो। अगर अपन अक्षांश के अंदर बात करें तो कोण गांव की अक्षांशीय स्थिति बताएं आप। कोण गांव की अक्षांशीय स्थिति बताएं। 30 डिग्री 12 मिनट होती है। कितनी होती है? 30 डिग्री 12 मिनट होती है। जबकि बोरकुंडा गांव की अर्थात इस रेखा की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 03 मिनट होती है। 03 मिनट होती है। देखो बोरकुंडा गांव जो है वो 2303 डिग्री कितनी है? अक्षांशीय स्थिति है। जबकि ऊपर वाली रेखा की जो कोणा गांव पर स्थित है उसकी स्थिति 30 डिग्री 12 मिनट है। इन दोनों का अपन अंतर निकाल लें तो 7 डिग्री 9 मिनट आती है। ये राजस्थान की कुल अक्षांशीय स्थिति है जो कितनी है? 7 डिग्री 9 मिनट है। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, आपको सबको शायद पता होगा। राजस्थान की अगर बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट ये भी उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि राजस्थान जो है वो कौन से अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश के अंदर है। 23 डिग्री 3 मिनट ये भी कैसी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात करें तो इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य राजस्थान स्थित होता है। और इन दोनों अक्षांश रेखाओं का अगर अपने माइनस किया तो कुल अक्षांशीय विस्तार राजस्थान की आ रही है वो 7 डिग्री 9 मिनट आ रही है। इसमें क्वेश्चन हो पूछ सकता है आपको, उत्तरोत्तर बिंदु कौन सा है? कोणा गांव है।
और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका बोरकुंडा गांव है। इसकी अगर तहसील भी पूछ ले तो तहसील आपको याद रखनी है, वो है कुशलगढ़ है। वैसे तहसील से अपने को नहीं पूछता, अपन पूछ भी सकता है, कुशलगढ़ है। ठीक है, अपने को ये अक्षांशीय विस्तार देखना है, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब मेरे को अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ राजस्थान की देशांतरीय विस्तार भी देखना है। तो अपन ने कल देशांतरीय रेखाएं खींच के देखी थी। देशांतरीय रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाओं के समकोण या लंबवत खींची जाती हैं। तो यहाँ की एक देशांतरीय रेखा ये खींच दी। अगर राजस्थान को देशांतरीय आप ग्लोब डायग्राम में देखोगे तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित होता है, अर्थात पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। तो ये आपकी एक अक्षांश नहीं, राजस्थान कौन सी देशांतर में स्थित होता है? तो राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित होता है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। तो एक पूर्वी देशांतर मैंने ये खींच दी और दूसरी पूर्वी देशांतर रेखा मैंने ये खींच दी। तो ये पहली पूर्वी देशांतर रेखा है जिसका मान यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट है, 12 मिनट सॉरी 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट, 69 डिग्री और 30 मिनट है। ये आपका एक अक्षांश रेखा है। दूसरी अक्षांश रेखा जो है वो आपकी है 78 डिग्री 17 मिनट, और ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर है। ये भी पूर्वी देशांतर है और ये जो मान दिया है ये भी आपका कैसा है? पूर्वी देशांतर है। अर्थात राजस्थान जो है वो दो पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। एक पूर्वी देशांतर रेखा ये है आपकी और दूसरी पूर्वी देशांतर रेखा ये है आपकी। तो दो पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित होता है। एक पूर्वी देशांतर रेखा है वो 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है, जबकि दूसरी जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है। अब सेम वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकता है जैसा अक्षांश में था। अक्षांश में मैंने पूछा था आपको राजस्थान कुल कितनी अक्षांश के मध्य स्थित है? तो कुल अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 7 डिग्री 9 मिनट है। और अगर इनका अपन डिफरेंस कर लें, किस किस का? इसका और इसका, इन दोनों रेखाओं का अपन डिफरेंस कर लें तो आपका जो है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। जो डिफरेंस आ रहा है वो यह बताता है कि राजस्थान जो है 8 डिग्री 47 मिनट कुल देशांतर के मध्य स्थित है। तो दो पॉइंट यहां से निकल कर आए हैं आपके, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब इसमें भी आपको पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा होता है? तो यहां पर पश्चिम में आपको पता ही है कौन सा गांव होता है? कटरा गांव। कटरा गांव जो कौन से जिला होगा? जिला आपको पता ही है, पश्चिम में कौन सा जिला होता है? जैसलमेर होता है। ठीक है, पूर्व के अंदर आपको पूछ सकता है कि कौन सा गांव है? तो सिलान गांव है, और सिलान गांव जो है वो कौन से जिले का है? तो धौलपुर जिले का है। तो इसमें कई क्वेश्चन बन गए आपके कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु अर्थात ऐसा बिंदु जो 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित होता है, उस गांव को अपन कटरा गांव बोलते हैं, और कटरा गांव जो है जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है। जबकि एकदम पूर्व में, एकदम पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो सिलान गांव है, धौलपुर जिले का माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कई क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा उनको समझा देता हूं, उनको रिपीट कर देता हूं ताकि आप कभी गलती ना करो। ठीक है, इस डायग्राम से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि राजस्थान कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है और कुछ कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान कौन कौन सी देशांतरीय रेखाओं में स्थित है और राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। उत्तरोत्तर बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है। ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की है कि अक्षांश में कौन सी अक्षांश पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है,
ये भी देखो उत्तरी अक्षांश है, इधर वाली भी उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर के अंदर बात करो तो ये है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, अर्थात 69 डिग्री 30 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी आपकी पूर्वी देशांतर है। तो पहला पॉइंट आता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय स्थिति देखें तो सबसे उत्तरोत्तर बिंदु जो है वो कोणागांव गंगानगर है, जिसकी स्थिति 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणतम बिंदु जो है वो बोरकुंड गांव है, बांसवाड़ा जिले का है, और इसकी अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोनों का मैंने अंतर किया तो 7 डिग्री 9 मिनट आती है, और ये 7 डिग्री 9 मिनट आपको ये बताती है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट होता है। फिर देशांतर की बात की तो देशांतर हमेशा अक्षांश के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। तो एक रेखा मैंने पश्चिम भाग में खींच डाली और एक एकदम पूर्वोत्तर भाग में खींच डाली। एकदम पश्चिम भाग में खींची तो 69 डिग्री 30 मिनट आई, और ये कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा है। और इधर वाली 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर है। दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर जो है, दोनों का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब होता है कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। फिर इनके बिंदु पूछे जा सकते हैं आपको कि सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर है। पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? सिलाम गांव धौलपुर है। ये सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से हो गए। फिर कई बार जो है एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 826 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 826 किलोमीटर होती है। और इस 826 किलोमीटर को, इस 826 किलोमीटर को बोला जाता है राजस्थान की लंबाई। क्या बोला जाता है? राजस्थान की लंबाई। थोड़ा आप देख लेना डायग्राम से आप समझ जाओ। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है, और 826 किलोमीटर को उत्तर से दक्षिण तक की दूरी भी बोला जाता है और राजस्थान की लंबाई भी बोला जाता है। जबकि पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर या पूर्वोत्तर बिंदु की जो दूरी है वो आपकी 869 किलोमीटर यानी कि 869 किलोमीटर माना जाता है, जिसे राजस्थान की चौड़ाई भी कहा जाता है। अर्थात पूर्व पश्चिम के बीच की जो दूरी है उसे राजस्थान की चौड़ाई विड्थ कहा जाता है, जिसका मान 869 यानी कि 869 होता है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस है? तो इस लंबाई 826 है और ये 869 है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 43 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 43 किलोमीटर आता है। तो 43 किलोमीटर जो है डिफरेंस है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य, या यूं भी बोल सकते हो ये डिफरेंस है, अंतर है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी का अंतर जो है वो आपका आता है 43 किलोमीटर। अब कोई दिक्कत है तो बताओ। नो दिक्कत। ये इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो ना। इतनी लंबाई बोली जाती है राजस्थान की 826 किलोमीटर, या चौड़ाई बोली जाती है 869 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस क्या है? 43 किलोमीटर। अर्थात लंबाई और चौड़ाई के मध्य की डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितना होता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बार मैं डायग्राम फिर बनाता हूं और उसमें सूर्य की थोड़ी सी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे और आकृति देखेंगे। एक बार मैं फिर आपके सामने ये डायग्राम रख रहा हूं।
ये डायग्राम इसलिए दोबारा मेरे को मिटा के बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो डायग्राम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, आपको समझ में नहीं आ रहे थे। तो एक बार मैं आपको ये डायग्राम दोबारा बना के कुछ और कंसेप्ट सूर्य से संबंधित आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व भाग है और ये आपका पश्चिम है। और ये जो आपके यहां से गुजर रही है वो है आपकी कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, तथा इसके नीचे यहां पर आपकी जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब थोड़ी सी सूर्य की स्थिति को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन चाहे आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने हो और कितने भी क्वेश्चन आपको बनाने हो, आप आराम से बना सकते हो। वो आता है क्वेश्चन सूर्य के सीधापन को लेकर और तिरछापन को लेकर, कि राजस्थान के जो जिले हैं, ये जिला जो मैंने आपको बताया आपका बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, इसके पास में यहां पर आपका जो जिला है वो है डूंगरपुर, ठीक है। और यहां पर जो जिला है वो है प्रताप, यहां पर आपका झालावाड़ इस तरह से निकला होता है, झालावाड़ मध्य प्रदेश के आसपास। और ये जिला जो है वो प्रतापगढ़ है। अब मैं नाम बार बार लिखना नहीं चाहता ताकि फिर डायग्राम जो है ओवरलैप होने लगता है, आपको दिखता नहीं, ठीक है। और इधर वाला जो पूरा भाग है वो आपका गंगानगर, और बीचों बीच जो है आपका नागौर है, और इधर जो आपका है वो है हनुमानगढ़, ठीक है। नागौर का लापालोई गांव जो है वो एकदम सेंटर में आता है। नागौर का कौन सा गांव, ऐसे मैंने रेखाएं खींची थी ना, ऐसे रेखाएं खींचो, ऐसे रेखाएं खींचो, बीचों बीच जो गांव आता है वो लापालोई गांव आता है, ठीक है। अब अपना जो कंसेप्ट है वो सूर्य को लेके है। अब ये दो उत्तरी अक्षांश रेखाएं आपके सामने जो रेखाएं खींची गई हैं, इसमें से कौन सी रेखा पर सूर्य अधिकांशतः सीधा पड़ता है? एक रेखा नंबर 1 है जिसको मैंने कर्क रेखा बोल दिया, और रेखा नंबर 2 है जिसको मैंने 0 डिग्री अक्षांश रख दिया। सूर्य को कहां रखूं डायग्राम में, सूर्य को कहां रखूं सामान्यतः? मैं ना कर्क संक्रांति की बात कर रहा, ना मकर संक्रांति की बात कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूं कि सामान्यतः मैं उस डायग्राम में सूर्य को कौन सी रेखा पे रखूं, 1 नंबर की रेखा पे रखूं या 2 नंबर की रेखा पे रखूं? तो कृषा ने बोला है कि 1 नंबर की रेखा पर रखेंगे। अगर 1 नंबर की रेखा पर सूर्य को रखेंगे तो वो कर्क संक्रांति हो जाएगी। मैं कर्क संक्रांति की बात नहीं कर रहा हूं। तो चौधरी जी ने बोला है कि सामान्यतः आप यहां पर रख सकते हो कि सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के सामने होता है, यहां पर सीधी सूर्य की किरणें गिरती हैं, ठीक है। फिर बांसवाड़ा पे ऐसे गिरेंगी और ऐसे एकदम तिरछा बना के आपको गंगानगर पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन किसका आता है? सीधापन का और तिरछापन का। देखो एक किरण मैंने ऐसे डाल दी, कर्क संक्रांति है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट सूर्य यहां पे डालना है, यहां पे एकदम सीधी रेखा आ जाएगी। अगर कर्क संक्रांति है तो सूर्य यहां पर होगा और रेखा जो है वो एकदम ऐसे सीधी हो जाएगी। लेकिन मैंने सूर्य को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश के पास में रख लिया, तो यहां पर सूर्य की किरणें ऐसे जा रही हैं और यहां पर जो गंगानगर है वहां पर सूर्य की किरणें ऐसे जा रही हैं। समझ में आ गया ये बात? ये दोनों किरणें समझ में आ गई क्या? ये दोनों किरणें समझ में आ गई क्या? अब मेरे क्वेश्चन सुनते जाइए। अगर ये किरणें समझ में आ गई तो मेरे क्वेश्चन समझते जाइए। मेरा पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं? सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती हैं? सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा, वेरी गुड। क्योंकि सीधी की सीधी किसमें जा रही? बांसवाड़ा, और ऊपर जाने में सबसे ज्यादा तिरछी हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो सीधी किरणें जो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती हैं वो है आपका बांसवाड़ा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरण, सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरण जो है वो कौन से जिले में गिरती है? तो चौधरी जी का आंसर सही है हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ नहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं, सबसे ज्यादा तिरछी गंगानगर। हनुमानगढ़ तो थोड़ा और नीचे है, तो थोड़ी सीधी और पड़ेगी, उसकी तुलना में जो कुछ ज्यादा सीधी पड़ रही है, ज्यादा सीधी पड़ रही है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस दक्षिणतम बिंदु से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य की किरणें उतनी ही ज्यादा तिरछी होती चली जाएंगी। अर्थात इस दक्षिणतम बिंदु से जैसे जैसे दूरी ज्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तिरछापन का गुण बढ़ता जाएगा। तो अगर इस दक्षिणतम बिंदु से बात करें तो हनुमानगढ़ नजदीक है, गंगानगर ज्यादा दूर है, गंगानगर ज्यादा दूर है तो गंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी, सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो इसका आंसर जो है वो श्री गंगानगर है। ये दो क्वेश्चन आपके समझ में आए, तो आगे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, सर्वाधिक सीधा और सर्वाधिक तिरछी अगर आपको किरणें समझ में आ गई तो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, आप उसको सोल्व करना है। आ गया? ठीक है, प्रदीप साहब ने बोला ठीक आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड का अपन बनाते हैं। अब मैं कौन कौन से जिले की बात कर रहा हूं। पहला जिला आपका, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, जगह कम है, चलो मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और उदयपुर में सूर्य की किरणों के सीधेपन का अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने टेढ़ा किया है, ये आपका झालावाड़ है, ये इसके ऊपर यहां पर आप उदयपुर मान सकते हो। तो क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि डायग्राम में मैंने हर चीजें रख दी है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बांसवाड़ा की स्थिति है, ये आपका यहाँ पर प्रताप, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है, ये उदयपुर है और ये झालावाड़ है। अब आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, पहले सबसे बड़ी, मतलब सीधे क्रम की बात कर रहा हूं तो सबसे सीधी जो पड़ती है उस जिले को पहले तथा उस जिले को सबसे लास्ट में लिखना है, उस जिले को सबसे लास्ट में लिखना है जिसमें सबसे कम सीधापन होता है। तो प्रदीप यहाँ का आंसर गलत है, उल्टा मान लू, उल्टा मानू तो बांसवाड़ा, फिर तूने लिखा है डूंगरपुर, ठीक है, फिर आज तूने लिखा है प्रतापगढ़, ठीक है साहब, फिर उदयपुर, हाँ उल्टा तो ठीक है, क्रम में गड़बड़ा गया। बाकी और बच्चे भी जवाब दें इसका, देख के तो आप कॉपी पेस्ट तो ना करें। चलो सीधी सी बात है, आपको सीधापन करना है। चौधरी जी सही है, बिल्कुल 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 सही है। बस आपको क्या करना है, सीधेपन के लिए सबसे नजदीक कौन सा होगा, कौन सा नजदीक कौन सा होगा, कर्क रेखा के जो नजदीक होगा। अब आप कर्क रेखा को ले लो, कर्क रेखा के जो नजदीक होगा उसमें सबसे ज्यादा सीधी पड़ेगी। कर्क रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी या भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सीधापन जो है वो कम होता जाएगा और तिरछापन बढ़ता जाएगा। आप चाहे कर्क रेखा से स्थिति ले लो चाहे भूमध्य रेखा से ले लो, तो अपने यहाँ नजदीक कर्क रेखा पड़ी है तो कर्क रेखा से देख लेते हैं। तो सबसे कर्क रेखा बीचों बीच किसके गुजरती है, तो बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा सीधा सूर्य का किरण जो है वो पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपकी अगर रेखा खींचो तो आपके नजदीक कौन सा पड़ता है, डूंगरपुर। तो दूसरा जिला आपका सर्वाधिक सीधा वाला डूंगरपुर आ जाएगा। डूंगरपुर के बाद में बात करोगे तो नजदीक आपका प्रतापगढ़ पड़ता है और प्रतापगढ़ के बाद में दो जिले बसते हैं। तो ये देखो झालावाड़ नीचे है और ये यहाँ पे है, तो ये झालावाड़ ज्यादा नजदीक पड़ता है तो आपका झालावाड़ आ जाएगा।
और झालावाड़ के बाद में आपका उदयपुर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन है, दुनिया भर के हार्ड क्वेश्चन जो है आप बना सकते हो। आरोही क्रम पूछ सकते हो, अवरोही क्रम पूछ सकते हो, सीधापन का क्वेश्चन पूछ सकते हो, तिरछेपन का क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप सभी एक क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूं आपको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ या ना बताएं आप। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, आपको जियोग्राफी धीरे धीरे समझते हुए आगे चलना है। कोई चीज समझ में नहीं आई तो शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो साइंटिफिकली अपनी चल रही है। तो अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा, मैं कुछ जिले चेंज करता हूं, उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो इसी एक कंसेप्ट को लेकर। तो इतने क्वेश्चन अपने को पुटअप नहीं करने, क्योंकि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा कराने के पक्ष में नहीं होकर थ्योरी ज्यादा क्लियर करने के पक्ष में होता हूं, ताकि बच्चे जो है खुद अपने दिमाग से दुनिया भर के क्वेश्चन बनाए, किसी के बने बनाए क्वेश्चन रटे नहीं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगला क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, बांसवाड़ा नागौर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, गंगानगर में सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम बताइए। पूरा ही कुछ थोड़ा में सब शब्द जो है वो चेंज कर दिया, आरोही क्रम बताइए। बस अगर आपको कंसेप्ट ध्यान में है तो चाहे मैं अवरोही करूं, आरोही करूं, जिले चेंज करूं, कुछ भी करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको आरोही क्रम बताना है, किसका? तिरछेपन का बताना है। तो जो सबसे कम तिरछा होगा वो पहले आएगा, और जिसमें सबसे ज्यादा तिरछापन का गुण होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें और आंसर दें। गंगानगर, प्रदीप आप आरोही क्रम पूछा है, मैंने अवरोही क्रम नहीं पूछा। एक बार आप थोड़ा दिमाग में एक बार वापस थोड़ा घुमाएं, तो आपको शायद पिछली बार भी आपने उल्टा सीधा किया था। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम क्या हुआ? गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है प्रीशा चौधरी, बिल्कुल ठीक। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कैसे कब होगा आप ये बताइए। इसमें बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक है 5 4 3 2 और 1। इसमें ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन है। 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन में कौन सा आरोही है कौन सा अवरोही है, लिखिए पहले। पहले संख्या को सोल्व करिए, तभी आपको आरोही और अवरोही समझ में आएगा। क्वेश्चन बाद में सोल्व करिए। पहले 1 नंबर ऑप्शन दिया मैंने, 1 2 3 4 5 ऐसे किया है। दूसरे में मैंने 5 4 3 2 1 ऐसे किया है। आरोही कौन सा है? आरोही 1 नंबर आरोही है, अर्थात बढ़ता हुआ है, संख्या बढ़ रही है। और दूसरा कौन सा है? अवरोही, अर्थात संख्या घट रही है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाले समझने जरूरी है। अब ये आरोही अवरोही समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आरोही करना है। मतलब आपको सबसे पहले वह जिला रखना है जो सबसे कम हो, और सबसे कम किस में हो? तिरछेपन में हो। और सबसे कम तिरछापन कहां होता है? जहां सबसे ज्यादा सीधापन होता है, और सबसे ज्यादा सीधापन जो है आपके बांसवाड़ा में होता है, क्योंकि ये कर्क रेखा या भूमध्य रेखा के नजदीक होता है। ठीक है, तो तिरछेपन का आरोही बढ़ता हुआ क्रम आपको करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सबसे कम तिरछा किसमें मिला आपको? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में आपको मिलेगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में सीधा नागौर, नागौर से सीधा हनुमानगढ़ नजदीक पड़ता है, और फिर आपका गंगानगर पड़ता है। तो देखिए
आरोही में लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है, अर्थात सूर्य का सबसे ज्यादा तिरछापन गंगानगर में होता है। बिल्कुल बात भी सही है। उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर नागौर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, मेरे को बताएं। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, 20-30 क्वेश्चन आप 30, 40, 50 कैसे भी हार्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां मैंने आपको दो चीजें बताई। आप जब मैंने आपको शुरुआत में बताया तभी आपके सारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। जब मैंने आपको ये बताया कि ये कर्क रेखा है, जब मैंने आपको ये बताया ये कर्क रेखा है, ये आपकी अक्षांश रेखा है। सूर्य को चाहे इसके सीधा मान लो या कर्क संक्रांति में इसके सीधा मान लो, ठीक है, कोई सा भी मान लो। आपको देखना है कि जो जिला कर्क रेखा वह भूमध्य रेखा के पास में होगा, वहां सीधी की सीधी सूर्य की किरणें पहुंच जाएंगी। तो किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वहां सर्वाधिक सिद्धि होती है। और दूर जाओगे तो देखो तिरछापन बढ़ता जा रहा है, ऐसे किरणों का क्या बढ़ता जाएगा, तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट यही है कि राजस्थान का कोई भी जिला कर्क रेखा या भूमध्य रेखा के जितना पास में होगा उसमें सूर्य की किरणें उतनी ही सीधी जाएंगी, उतना ही सीधापन का गुण होगा, ठीक है। और जो जिला राजस्थान का कर्क रेखा से या भूमध्य रेखा से जितना ज्यादा दूर स्थित होगा वहां पर सूर्य की किरणें उतनी ही ज्यादा तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी। तो उसके आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आरोही अवरोही क्रम में आता है, तो आरोही का मतलब चढ़ना। आरोही का अगर आप कोई बात नहीं, यहां जो गलतियां करनी है वो सारी कर डालो, आगे अपने कोई गलती नहीं करनी। चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, आपको बेसिक फंडे क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो आरोही का मतलब होता है, आपने आरोही बायोलॉजी के अंदर बेल आती है, बेल लताएं जिनको बोलते हैं, वो ऊपर चढ़ती जाती है। तो नीचे से ऊपर चढ़ रही है मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। आरोही को याद करने का तरीका और बता रहा हूं आपको। बॉटनी के अंदर आपने पढ़ना होगा आरोही लताएं, आरोही बेल मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, और बेल जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, तो उनको बोलते हैं आरोही बेल। जैसे आपकी अंगूर, कोई भी बेल जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ किसी पेड़ को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ चढ़े, अर्थात वो बढ़ती हुई है, अर्थात उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। और अवरोही उसका उल्टा होता है, घटता हुआ क्रम होता है। अब समझ में आ गया? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में भी अपन देख लेते हैं। सूर्य के सीधापन और तिरछापन की स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मेरे को लगता है आप हर क्वेश्चन को सोल्व करने की स्थिति में हो, चाहे कोई जिला दे दे, कैसा भी दे दे, आप बिल्कुल भी है उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है वो आपको समझना है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239.74 किलो वर्ग किलोमीटर होता है, था किलोमीटर स्क्वायर होता है। और अगर 132,140 ये वर्ग मील में है, आपको किलोमीटर स्क्वायर में पूछ ले या मील स्क्वायर में पूछ ले तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, इसको मैं वर्ग किलोमीटर लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील क्षेत्रफल होता है। फिर इस क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं।
कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आज का जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश के टुकड़े हो जाने की वजह से अब 1 नंबर पर राजस्थान है। तो मैं लिख सकता हूं राजस्थान, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है। अगर अपन राजस्थान की तुलना करें, राजस्थान के क्षेत्रफल और पूरे भारत के क्षेत्रफल और उसका प्रतिशत निकालें कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है, तो आपको याद रखना है 14.41% राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 14.41% होता है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। 14.41 क्षेत्रफल क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ये डाटा भी आपको याद रखने हैं। अब मैं कुछ देशों के नाम लेकर आपको बताऊंगा कि राजस्थान कौन कौन से देशों से कितना कितना गुना बड़ा है, कौन कौन से देश के बराबर है, या कौन से देश से थोड़ा बहुत छोटा है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं, बोर्ड से हटा देता हूं। आप हाँ करिए, मैं इसको हटा देता हूं। समझ में आ गया इतना क्षेत्रफल वाला? सबसे बड़ा राज्य है 10.41 राजस्थान की क्षेत्रफल प्रतिशत मात्रा है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का जो मान है वो सबसे बड़ा आ गया। अब कुछ मैं देश आपके सामने लिख रहा हूं, उन देशों की स्थिति क्या है वो आपको देखनी है। श्रीलंका, पहला देश लिख रहा हूं श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, इजराइल, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, दिख रहा है क्या नीचे? पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड। एक किधर लिखे, इधर ऊपर लिख देते हैं, इटली, इधर नीचे इटली लिख देता हूं, और इधर थोड़ा जापान लिख देता हूं, जापान आपको दिख जाएगा। तो मैंने देश लिखे हैं, श्रीलंका लिखा है, चेकोस्लोवाकिया लिखा है आपके सामने, और आपको इजराइल लिखा है, जर्मनी लिखा है, और एक इंग्लैंड और रह गया आपका इसके ऊपर, यहां पर इंग्लैंड है। इनसे अपन क्षेत्रफल की थोड़ी तुलना करते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है बिल्कुल। चलो आगे चलो देखते। तो देखिए, राजस्थान श्रीलंका से क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 गुना बड़ा है। अब श्रीलंका की औकात देख लो, राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका की औकात देख लो। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इसकी औकात देख लो। इजराइल जो पूरे विश्व को हराने की ताकत रखता है, उससे अकेला राजस्थान 17 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। मतलब इजराइल तो अपन सिकर जिला है उसके बराबर है, फिर भी पूरे विश्व के अंदर उसकी जो है धाक है, या उसका जो है इजराइल की चलती है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका राज्य आता है जर्मनी। तो जर्मनी जो है, इससे भी, जर्मनी से भी नॉर्वे, पोलैंड, इटली, इससे भी राजस्थान बड़ा है, बड़ा है। इन तीनों जिलों से भी, इन तीनों देशों से भी बड़ा है। इंग्लैंड जो पूरे विश्व में राज कर चुका है, उससे भी राजस्थान 1.5 से 2 गुना बड़ा है। बस जापान से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है।
तो राजस्थान के क्षेत्रफल को देखिए आप, बहुत सारे देशों से कई गुना बड़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जर्मनी के बराबर है, सॉरी, जर्मनी के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, जर्मनी के बराबर है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा, इजराइल से 17 गुना बड़ा, जर्मनी के बराबर के आसपास क्षेत्रफल होता है। नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी बड़ा होता है राजस्थान, इंग्लैंड से 1.5 से 2 गुना बड़ा है, और जापान से थोड़ा सा छोटा है, जापान से थोड़ा सा छोटा है। तो ये कुछ देशों का कंपैरिजन जो है वो बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इजराइल से देखो 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से भी 1.5 से 2 गुना बड़ा है, जर्मनी के बराबर है, और सबसे श्रीलंका हुआ सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? आपको आ जाए तो ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? हाँ, ठीक है। तो ये एक एमटीआर टाइप का क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं कि याद रखना, क्योंकि इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को याद कर लेने होते हैं दिमाग के अंदर। वैसे आप इन देशों को अच्छी तरह से जानते भी हो, तो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, कई देशों को इसने पीछे छोड़ा है, ठीक है, और वो भी बढ़िया बढ़िया देश, जो पॉपुलर देश हैं, वो उनसे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन और आता है, सूर्यास्त और सूर्योदय से लेकर, सूर्योदय को लेकर, वही सूर्य की स्थिति के आधार पर। तो मैं एक बार क्षेत्रफल के बाद में थोड़ी सी आकृति बता देता हूं, वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि राजस्थान के की आकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। तो आकृति को या तो आप विषम चतुर्भुजीय, जिसको रोहम्बोइडल बोलते हैं, चतुर्भुजीय बोल सकते हैं, या पतंगाकार या पतंग की आकृति की। ये बात अपन कई बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कितनी बार अपन ने डायग्राम बना लिया है कि विषम चतुर्भुजीय है, चारों भुजाएं एक समान नहीं है। अगर चारों भुजाओं की लंबाई एक समान होती चतुर्भुज की, तो सम चतुर्भुजीय होती है। और आपको मैंने किलोमीटर के अंदर लंबाई और चौड़ाई लिखाई है, उसमें डिफरेंस है, उसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि ये विषम चतुर्भुजीय आकृति का है या पतंग के आकृति का है। तो ये आकृति आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो एक अपन राजस्थान की एक लास्ट स्थिति देखते हैं, सूर्य से संबंधित ही पॉइंट है। एक बार मैं राजस्थान का डायग्राम आपके सामने फिर से बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, क्योंकि अब की बार अपने को लिखना कम है, समझना ज्यादा है। ये है उत्तर, ये आपको दक्षिण, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम, ठीक है। पूर्व में गांव जो है आपका सिलान गांव है, सिलान, धौलपुर पूर्वोत्तर बिंदु है। ये आपका कटरा, जैसलमेर, और यहां कहीं सूर्य होता है, मान लो कि इधर से कर्क रेखा गुजरती है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहां से सूर्य की स्थिति मान लो, या इसकी स्थिति नहीं देखें तो अपन सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति देखते हैं। ये माना जाता है, माना क्या था, होता ही है, मानना तो आदमी ने ही है, सब चीजें काल्पनिक है, क्योंकि हर दिशाओं को अपने अपने कल्पना मात्र से अपने दिशाओं का नाम दिया कि इधर वाली को उत्तर बोलेंगे, इधर वाली को दक्षिण बोलेंगे। सूर्य उदय जो है वो कौन सी दिशा से होता है? पहला जवाब ये दे मेरे, सूर्य उदय जो है आप सुबह सुबह कौन सी दिशा से देखते हो? सुबह जब आप उठते हो तो सूर्य आपको पूर्व से दिखाई देता है, ठीक है, और सूर्यास्त आप बोलते हो कि पश्चिम के लास्ट में सूर्योदय, सूर्यास्त जो है वो हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में सूर्योदय होगा? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो पूर्व में होगा, अर्थात सिलान गांव में सबसे पहले सूर्योदय होगा।
ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है, इसी डायग्राम को देखते हुए बताइए कि राजस्थान के कौन से जिले में या कौन सी जगह पर सबसे बाद में सूर्योदय होगा। सबसे बाद में सूर्योदय किसमें होगा, क्योंकि इसका विपरीत जगह जो कटरा गांव पड़ा हुआ है, तो यहां पर सबसे बाद में सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय, सूर्य जो है पूरा घूमकर वापस उसी स्थिति पर आ जाए, मतलब धरती को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में जो है 24 आवर्स का समय लगता है। तो सूर्य अस्त सबसे पहले राजस्थान के कौन से जिले में होगा। देखो यहां से सूर्य चला ऐसे घूमकर वापस इधर ही आता, कटरा, प्रिसा चौधरी, कटरा। एक बार दोबारा सुनिए, राजस्थान के कौन से स्थान या कौन से जिले में सबसे पहले सूर्यास्त होगा। सोच समझ के आंसर दे। दिखाई देता है तो ये धौलपुर आएगा, किसने आंसर दिया, चौधरी। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्यास्त होता है अर्थात धौलपुर से ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है और सबसे पहले ही सूर्यास्त धौलपुर में ही होता है। सेम टू सेम ऐसा ही है कि जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। तो सूर्योदय और सूर्य स्थिति को देखते हुए ये क्वेश्चन आपको राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है कि धौलपुर जिला जो है, जिसका सिलान गांव आता है पूर्वोत्तर में, वहां सबसे पहले सूर्योदय भी होता है, वहां सबसे पहले सूर्य अस्त भी होता है। जबकि राजस्थान के पश्चिम में जो बिंदु पाया जाता है, जिसको कटरा जैसलमेर कहा जाता है, वहां सबसे बाद में सूर्य उदय भी होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त भी होता है। ये पूर्ण समझ में आया तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं आया तो मैं अपन रिपीट करते हैं। टाइम भी क्या हो गया, आगे चले या टाइम ज्यादा हो गया, रोके। कितना टाइम हो गया, घंटा भर हो गया क्या। आगे जो है अपनी सीमाओं को लेकर चलते हैं। चलो कल सीमाएं कल पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ इतना ज्यादा पढ़ाया हुआ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप हो सकता है इतना रिवीजन नहीं कर पाओ। आप जो है जितना पढ़ाया जाता है उसको आराम से अपने बैठे बैठे नोट्स निकालो और उस थ्योरी से जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो उसके नीचे बना डालो। ये टेलीग्राम में या किसी के क्वेश्चन आप याद करने से बढ़िया है इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझो और थ्योरी को समझने के बाद में अपने ही रजिस्टर में नीचे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद स्वयं बना सकते हो। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप चाहे कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, कभी याद होने वाली नहीं। अरे जब आप तक आपको उस कंसेप्ट या उस सिद्धांत का ही नहीं पता है तो आप जो है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, कभी नहीं होना। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझते जाइए, ज्योग्राफी के अंदर जो भी कंसेप्ट है, फिर उस कंसेप्ट से आप खुद अपने आप बैठकर अपने क्वेश्चन बना सकते हो। अब टेलीग्राम और जो मल्टीमीडिया चल रहा है, वो सोशल मीडिया जो भी है, चलो बढ़िया है वो, लेकिन उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डाले जाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, इसका उत्तर क्या है, आप नहीं कर पाते हो, आप डिप्रेशन में आ जाते हो और डिप्रेशन में आ जाने की वजह से फिर ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। आप सबसे पहले थ्योरी क्लियर करो, थ्योरी का बार बार रिविजन करो, खुद बैठकर क्वेश्चन बनाओ, फिर एक कोई भी एक जो है बढ़िया सी स्टैंडर्ड बुक लेकर उसके आप क्वेश्चन कर लो। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर राजस्थान का जो सीमा विस्तार है, स्थलीय सीमा देखेंगे, तटीय सीमा जो 0 होती है उसके बारे में भी देखेंगे, स्थलीय सीमा कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, कौन सा जिला किधर क्या है,
ये अपन कल डिस्कशन करेंगे। तो आप रेगुलर क्लास लें, जो भी बच्चे हैं उसको सबको बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अपन कल उसी टाइम।